इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से शुरू होता है। ये एक लंबी यात्रा है जो 1600 ईस्वी से शुरू होकर 1947 तक चलती है और फिर स्वतंत्र भारत का संविधान बनता है। क्या आप इन प्रमुख पड़ावों के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं? तो शुरुआत करते हैं 1600 ईस्वी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने धीरे धीरे भारत की राजनीतिक तस्वीर को बदल कर रख दिया। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला कदम था। क्या आप इन अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में जानना चाहती हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव को और मजबूत किया। क्या आप इसके बाद के अधिनियमों जैसे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानना चाहती हैं? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिसने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर और अधिक नियंत्रण प्रदान किया। इसके बाद चार्टर एक्ट्स की एक श्रृंखला आई, जिसने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की नींव रखी। क्या आप 1857 की क्रांति के बाद के परिवर्तनों पर चलना चाहती हैं? 1857 की क्रांति के बाद भारत पर ब्रिटिश ताज का सीधा नियंत्रण हो गया। ये एक बड़ा बदलाव था। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 जैसे कई अधिनियम आए, जिन्होंने धीरे धीरे भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया। क्या आप इन सुधारों के बारे में और जानना चाहती हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। हालांकि ये एक सीमित कदम था। इसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, जिसने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। और अंत में भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। क्या आप इस पर और चर्चा करना चाहती हैं? 1935 का भारत सरकार अधिनियम काफी विस्तृत था और इसने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया। हालांकि ये पूरी तरह से कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन ये भारतीय संविधान के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। क्या आप 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानना चाहती हैं? स्वतंत्रता संग्राम कई चरणों से होकर गुजरा, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और कई अन्य महान नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन पर दबाव डाला और अंततः 1947 में भारत को आज़ादी मिली। इसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। क्या आप संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान सभा का गठन एक महत्वपूर्ण दौर था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के प्रमुख थे। लगभग 3 साल तक चली इस प्रक्रिया के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेकर एक व्यापक संविधान तैयार किया गया, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। क्या आप संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानना चाहती हैं? भारतीय संविधान कई मायनों में अनूठा है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, स्वतंत्र न्यायपालिका और संसदीय प्रणाली। क्या आप किसी विशिष्ट विशेषता के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं?
भारत की प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भाग है जो संविधान के दर्शन को दर्शाती है। ये शुरू होती है हम भारत के लोग और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर जोर देती है। क्या आप इन सिद्धांतों के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में हुए 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। ये संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने संविधान के उद्देश्यों को और स्पष्ट किया। क्या आप इन शब्दों के अर्थ के बारे में जानना चाहती हैं? समाजवादी शब्द भारत के आर्थिक मॉडल को परिभाषित करता है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। अखंडता शब्द देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने पर जोर देता है। क्या आप भारतीय संविधान के विकास के अंतिम चरण के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान के अंतिम चरण में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखी। क्या आप इसके बाद के घटनाक्रम के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान की अनुसूची 1 भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है। इसमें राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण शामिल है। ये संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत के भौगोलिक स्वरूप को परिभाषित करता है। क्या आप किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानना चाहती हैं? जी, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य का प्रशासन चुनी गई सरकारों द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है। क्या आप किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ विशेष जानना चाहती हैं? राज्यों के नाम काफी विस्तारपूर्ण हैं। क्या आप किसी विशिष्ट क्षेत्र या कालखंड के राज्यों के बारे में जानना चाहती हैं या सभी 28 राज्यों के बारे में? ठीक है, भारत के 28 राज्य इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन, दादरा और दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। क्या आप किसी राज्य या इतिहास के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान की अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख है। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि इन पदों पर आसीन व्यक्तियों को पर्याप्त पारिश्रमिक मिले। क्या आप किसी विशिष्ट पदाधिकारी के बारे में जानना चाहती हैं? सभी पदाधिकारियों के बारे में बताना काफी विस्तृत होगा क्योंकि सूची काफी बड़ी है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों के पदाधिकारी शामिल हैं। क्या आप किसी विशिष्ट पद के बारे में जानना चाहते हैं? भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के प्रमुख होते हैं और वे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। वे संघ के कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और सशस्त्र सबलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। क्या आप राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती हैं?
राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ये चुनाव संपन्न कराया जाता है। क्या आप इस प्रणाली के बारे में और जानना चाहती हैं? संविधान की अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों और उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय और राज्य मंत्री, संसद और विधानसभाओं के सदस्य और न्यायाधीश शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सभी पदाधिकारी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कार्य करें। क्या आप किसी विशिष्ट शपथ के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान की अनुसूची 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ये निर्धारित करती है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजे जाएंगे। ये संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। क्या आप किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आवंटन के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान की अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये सुनिश्चित करने के लिए ये प्रावधान किया गया है ताकि इन क्षेत्रों और समुदायों के हितों की रक्षा और विकास किया जा सके। क्या आप इन क्षेत्रों और जनजातियों के बारे में कुछ विशेष जानना चाहती हैं? भारत में कई अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियां पाई जाती हैं। ये क्षेत्र मुख्य रूप से पहाड़ी और वनवासी क्षेत्रों में है, जैसे पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्से। इन क्षेत्रों के प्रशासन और विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि यहाँ की विशिष्ट संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की जा सके। क्या आप किसी विशिष्ट राज्य या जनजाति के बारे में जानना चाहती हैं? कोंकणी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इनकी एक विशिष्ट भाषा है जिसे कोंकणी कहा जाता है। क्या आप इनके सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान की अनुसूची 6 4 विशिष्ट राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्षेत्र अपनी विशिष्ट जनजातीय संस्कृतियों और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। ये अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषदों के गठन का प्रावधान करती है ताकि वे अपने मामलों का प्रशासन स्वयं कर सके। क्या आप इन परिषदों के कार्यों के बारे में जानना चाहती हैं? स्वायत्त परिषदों का उद्देश्य इन क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वशासन सुनिश्चित करना है। इन्हें कानून बनाने, भूमि प्रबंधन, राजस्व संग्रह और सामाजिक मामलों से संबंधित कई शक्तियां प्राप्त है। ये परिषदें इन समुदायों की पहचान बनाए रखने और उनके विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या आप किसी विशिष्ट राज्य या परिषद के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान की अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। क्या आप किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानना चाहती हैं? संघ सूची में वे विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इनमें रक्षा, विदेश मामले, वित्त, रेलवे, मुद्रा और संचार जैसे विषय शामिल हैं। ये विषय देश की एकता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानना चाहती हैं?
संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें लगभग 100 विषय शामिल हैं। ये संख्या समय समय पर संशोधनों के कारण थोड़ी बदलती रहती है। क्या आप इन विषयों की पूरी सूची देखना चाहती हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन विभिन्न संशोधनों के बाद अब इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। क्या आप इन भाषाओं के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं? आधिकारिक 22 भाषाओं की पूरी सूची काफी लंबी है। क्या आप किसी विशेष भाषा के बारे में जानना चाहते हैं या मैं सब इन भाषाओं को विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है, जैसे 21वें संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। क्या आप किसी विशिष्ट संशोधन के बारे में जानना चाहते हैं? बयालीसवां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ना और नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित करना। क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट प्रावधान के बारे में जानना चाहती हैं? आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये भाषाएं भारत की समृद्ध भाषाई विरासत का प्रतीक हैं। क्या आप किसी विशिष्ट भाषा के इतिहास के बारे में जानना चाहती हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में वे भाषाएं शामिल हैं जिन्हें आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। कई भाषाएं ऐसी भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी और भी कई। क्या आप किसी विशिष्ट भाषा के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे आपका प्रश्न पूरी तरह समझ में नहीं आया। क्या आप कृपया इसे दोहरा सकती हैं? संविधान की 9वीं अनुसूची कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसे पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या आप किसी विशिष्ट प्रावधानों के बारे में जानना चाहती हैं? 9वीं अनुसूची में कई प्रावधान
शामिल हैं। ये मुख्य रूप से भूमि सुधार और कुछ अन्य कानूनों को अदालतों से संरक्षण प्रदान करती है। क्या आप किसी विशिष्ट प्रावधान सूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है, जिसे 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका मकसद राजनीतिक अस्थिरता को रोकना है और निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोकना है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? दल दल बदल कानून तब आया क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि बार बार अपनी पार्टी बदल रहे थे, जिससे सरकारों में अस्थिरता पैदा हो रही थी। इस पर रोक लगाने के लिए ही ये कानून लाया गया। इसे 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसे 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों के अधिकार, जिम्मेदारियां और विषयों का उल्लेख है। क्या आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं? 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना था और उन्हें ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने की शक्ति देना था। इसमें लगभग 29 विषय शामिल हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। उनतीस विषयों की सूची काफी विस्तृत है। इसमें कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। क्या आप किसी विशिष्ट विषय पर अधिक जानकारी चाहती हैं? अनुसूची 12 शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगरपालिकाओं से संबंधित है और इसे 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये शहरी क्षेत्रों के विकास और प्रशासन से जुड़ी है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्थाएं स्थापित करना था और उन्हें शक्तियां देना था। इसमें लगभग 18 विषय शामिल हैं, जैसे शहरी योजना, भूमि उपयोग विनियमन, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानना चाहती हैं?
धन्यवाद। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में ये विस्तृत जानकारी निश्चित रूप से दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो बेझिझक पूछें।